हेलो फ्रेंड्स। सर, आज हम लोग क्लास के टॉपिक है सिविलाइजेशन, सभ्यता। सभ्यता के बारे में अगर सामान्य तरीके से कहा जाए, सभ्यताओं के बारे में बात की जाए तो सभ्यता भारत के पश्चिमोत्तर भाग, नॉर्थ वेस्ट का जो एरिया है इंडिया का, वहाँ पर डेवलप होती है। और फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन कांस्य कांस्य का प्रयोग किया जाता था। और तीर्थ सभ्यता थी, ठीक है, व्यापार वाणिज्य आधारित सभ्यता। इन मुख्य विशेषताओं के कारण सभ्यता क्या है, प्राचीन भारत के इतिहास ध्यान रखती है और कम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण काफ़ी महत्व, बार बार क्वेश्चन तरीके से बुक के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। तो महत्वपूर्ण के ऊपर हम लगातार डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं सभ्यता। दस सिविलाइजेशन। सभ्यता को समझने के हम लोग क्या करेंगे, सभ्यता को अलग अलग बिंदुओं के आधार पर, ठीक है, को अलग अलग बिंदुओं के आधार पर या इस तरीके से अलग अलग टुकड़ों में बांट करके का प्रयास करते हैं। सबसे पहले लोग सभ्यता का तो देखेंगे, ठीक है, यानी इसका परिचय लोग देखेंगे। इसके बाद में नंबर 2 के अंदर हम लोग सभ्यता का नामकरण किस आधार पर होता है समझेंगे। इसके बाद हम लोग सभ्यता का जो काल निर्धारण है, यानी विद्वानों ने जो इसका टाइम पीरियड निर्धारित किया है, उसको समझने का प्रयास करेंगे। काल निर्धारण के बाद में इस सभ्यता के जो निर्माता हैं, ठीक है, क्रिएटर कौन थे, किस प्रजाति के लोगों ने या फिर किन लोगों ने इस सभ्यता का निर्माण किया, उसके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। और नंबर 5 के अंतर्गत हम लोग इस सभ्यता के उद्भव के बारे में, यानी इस सभ्यता का ओरिजिन कहाँ से होता है। बहुत सारे विद्वान हैं जो मानते हैं कि ये सभ्यता आयातित सभ्यता थी, विदेशों से विदेशी लोग यहाँ आते हैं भारत में और यहाँ आकर के एक सभ्यता का निर्माण करते हैं। और बहुत सारे विद्वान ऐसे का मानना है कि यहीं के लोगों ने इस सभ्यता का निर्माण किया था। इस चीज़ के बारे में भी हम लोग डिटेल से बात करेंगे। नंबर 6 के अंतर्गत हम लोग इस सभ्यता का जो विस्तार है, यानी कहाँ कहाँ तक ये सभ्यता फैली हुई थी, उस चीज़ को समझने का प्रयास करेंगे। विस्तार के बाद में हम लोग सभ्यता की विशेषताएं, यानी यहाँ से हमें क्या मिलता है, कौन कौन सी वो मुख्य विशेषता के कारण ये सभ्यता जानी जाती है। तो मुख्य विशेषताओं के अंतर्गत हम लोग क्या करेंगे, यहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था,
को समझेंगे, इकोनॉमी कैसी थी चीज को समझेंगे, रिलीजन कैसा था उसके बारे में हम लोग देखेंगे, और यहाँ की सोसाइटी कैसी थी। ठीक है, इन सभी चीज़ों के ऊपर हम लोग देखेंगे। और मुख्य विशेषताओं के अंतर्गत जिस कारण से ये सभ्यता सबसे ज़्यादा जानी जाती है, यहाँ का नगर नियोजन, उसको भी हम लोग क्या करेंगे, डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। यानी यहाँ का जो टाउन प्लानिंग है तो हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो इस तरीके से क्या है, बहुत सारे बिंदु हैं जिनके आधार पर हम लोग इस सभ्यता को समझने का प्रयास करेंगे। बाद में मुख्य विशेषताओं के बाद में हम लोग क्या करेंगे, सभ्यता के जो प्रमुख स्थल हैं, यानी मेजर साइट्स हैं, के बारे में देखेंगे। जैसे हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, चंद्रजोड़ो है, कालीबंगा है, रोपड़ है, आलमगीरपुर है, दायमाबाद है, लोथल है। बहुत सारी इस सभ्यता की मुख्य साइट्स हैं या स्थल हैं जहाँ से हमें विभिन्न प्रकार की वस्तु मिलती है। तो इन सब खास करके जो मुख्य मुख्य स्थल हैं सबको हम डिटेल से समझने का प्रयास करेंगे, और जो चीज़ें यहाँ से हमें तो बात करेंगे। ठीक है, और अंत में हम लोग क्या करेंगे, सभ्यता का पतन किस प्रकार से होता है उसके बारे में का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जो हड़प्पा सभ्यता है के परिचय के बारे में। और परिचय के अंदर क्या कि जो सभ्यता की खोज के संबंध में जो जानकारी है, यानी सबसे पहले इन लोगों ने, विद्वानों ने सभ्यता खोज करने का प्रयास किया या इससे संबंधित जानकारी जुटाने का प्रयास किया, क्या उन्हें किस प्रकार की सफलता मिलती, क्या क्या उनकी उपलब्धियां रहती हैं, सब चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर 1 के अंतर्गत हड़प्पा सभ्यता का परिचय, यानी इस सभ्यता का जो इंट्रोडक्शन है उससे हम लोग शुरुआत करते हैं। और शुरुआत के अंतर्गत करेंगे क्या कि खोज के बारे में जो जानकारियां हमें मिली हैं उन सबको यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, खोज के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण लोग हैं जिन्होंने सभ्यता से संबंधित साक्ष्य जुटाने का प्रयास किया। ठीक है, यानी हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश। पहले हम लोग उनके नाम देख लेते हैं, फिर बाद में हम लोग करेंगे क्या, डिटेल से उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जिस व्यक्ति ने हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी जुटाने का प्रयास किया, उस व्यक्ति का नाम है चार्ल्स मैसन। ठीक है, इसके बारे में हम लोग विस्तार से देखेंगे। इसके बाद में नंबर 2 के अंदर एक व्यक्ति आता है, इसका नाम है जेम्स बार्न्स। ठीक है, उन्होंने भी सभ्यता के संबंध में जानकारी जुटाने का प्रयास किया। नंबर 3 के अंतर्गत जिस व्यक्ति का नाम आता है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और उसका नाम है अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, नंबर 4 के अंतर्गत बर्टन बंधु, ये रेलवे इंजीनियर थे। इन्होंने भी कुछ साक्ष्य दिए थे सभ्यता की जानकारी के संबंध में। ठीक है, नंबर 4 के अंतर्गत आता है सर जॉन मार्शल। ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम और सर जॉन मार्शल, ये दो काफ़ी महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। ये क्या है,
लगातार प्रयास किया और इनके प्रयासों की कारिणी क्या है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमें विस्तार से जानकारी मिलती है और बाद के समय डिटेल से हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में जो उपलब्धियाँ हासिल में भी खास करके अलेक्जेंडर क्रम और सर जॉन मार्शल मार्शल के समय से ही काफ़ी बड़ी उपलब्धियाँ शुरू हो जाती हैं। तो इस तरीके से हम लोगों के बारे में या इन विद्वानों के बारे में एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। शुरू करते हैं सबसे पहले चार्ल्स मैसन के बारे में। ठीक है, ये व्यक्ति है चार्ल्स मैसन और चार्ल्स मैसन है ये इंडियन आर्मी में सैनिक थे। काफ़ी लंबे समय तक भारत में सैनिक के तौर पर कार्य करते और बाद के समय में है पुरातत्व और शास्त्र है न्यूमिस्मेटिक जिसके अंदर इनकी काफ़ी रुचि होने लगती है। ठीक है, तो इस कारण से होता ये है कि 1827 में इन्होंने क्या है सैनिक के पद से यानी सैनिक पद छोड़ दिया और उसके बाद में ये क्या करते हैं जो वर्तमान पाकिस्तान का जो क्षेत्र है पाकिस्तान बलूचिस्तान सॉरी 1827 में ये क्या करते हैं सैनिक तरह ये कार्य कर रहे थे या ब्रिटिश सेना में नौकरी कर रहे थे, वहाँ से ये क्या है अपने पद का त्याग कर देते हैं और बलूचिस्तान सिंध व पंजाब खास करके जो अभी का पाकिस्तान का क्षेत्र है वहाँ जाकर के क्या है पुरातात्विक क्षेत्र या इस तरीके से कहें पुरातात्विक क्षेत्रों में शुरू कर देते हैं। ठीक है, और ख़ास करके जो बुद्धिज्म से संबंधित यानी बौद्ध धर्म से संबंधित जानकारियाँ जुटाने का प्रयास करते हैं। ऐसे में होता क्या है कि क्रम में इनको आगे जाकर के जो ग्रीक जो पूर्वोत्तर काल में भारत के पश्चिमोत्तर भाग के अंदर देसी जातियां आती हैं यहाँ पर शासन करते से संबंधित सिक्के वगैरह इनको मिलते और बाद के समय में होता ये है कि इनको पाकिस्तान के लड़काना व साहिवाल जिलों के अंदर ईंट के टीले मिलते हैं। ठीक है, यानी इस तरह के टीले मिलते हैं जिनसे ये संभावना जताते हैं यहाँ पर कोई प्राचीन सभ्यता रही हो और खास करके इनका जो संभावना थी इनका जो अंदाज़ा था वो ये था यहाँ पर जो सिकंदर का भारत पर आक्रमण होता है और का पोरस के साथ में युद्ध होता है उसके संबंध में ये क्या है उस क्षेत्र को समझने का प्रयास करता है। यानी चार्ल्स मैसन वर्तमान पाकिस्तान का क्षेत्र है वहाँ पर दरकाना और साहिवाल जिलों का दौरा करता है। वहाँ पर क्या है उसको टीला मिलता है और टीले को देखने के बाद में पावना लगाता है वहाँ पर कोई प्राचीन सभ्यता रही होगी।
ठीक है। और उस संभावना के अंदर ये अंदाजा लगाता है, ये हो सकता है कि जो सिकंदर भारत के ऊपर आक्रमण किया था, उस सिकंदर और पोरस के बीच लड़ाई होती, वो क्षेत्र, ये जो हड़प्पा सभ्यता का या हड़प्पा का जो केंद्र है वो रहा होगा। यानी इसको अभी तक अंदाजा नहीं है ये जुगाटी सभ्यता है या हड़प्पा सभ्यता है, ये सिर्फ संभावना व्यक्त करता है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने क्या देखा, जुगाटी सभ्यता की खोज के बारे में हम लोग एक सामान्य परिचय, और उस परिचय के अंतर्गत हमने बात की कि कुछ विद्वान लोग हैं सभ्यता के जानकारियां जुटाने का प्रयास किया। सर, एक महत्वपूर्ण है चार्ल्स मैसन, तीसरे नंबर पर जेम्स बर्न्स, तीसरे नंबर के ऊपर अलेक्जेंडर कनिंगम, चौथे नंबर के ऊपर दो इंजीनियर बंधु हैं, बर्टन बंधु, और नंबर 5 के अंदर एक महत्वपूर्ण आता है जिसका नाम है चार्ल्स मैसन। ठीक है, अभी हम लोग बात कर रहे हैं जेम्स मैसन की। ठीक है, ब्रिटिश इंडियन सैनिक है और ये छद्म नाम से कार्य करता है। ये जो खोज संबंधित या फिर इसकी जो रुचि है पुरातत्व से संबंधित जो कार्य करता है, ये छद्म नाम से करता है। वैसे इसका नाम है जेम्स लेविस। लेविस, ठीक है, इसका ओरिजिनल नाम है जेम्स लेविस, लेकिन ये छद्म नाम से चार्ल्स मैसन ये सब चीज़ें करता है। ये सब चीज़ें इसको प्राप्त होती हैं, यानी कहने का मतलब हड़प्पा के संदर्भ में इसको कुछ जानकारियाँ मिलती, लेकिन इसको हड़प्पा सभ्यता के बारे में पता नहीं है। अभी तक ये सिर्फ संभावना व्यक्त करता है, और ये संभावना व्यक्त करता है सिकंदर और पोरस के बीच में है उसके बारे में। ठीक है, आगे होता क्या है कि ये सब चीज़ें ये बाद में 1842 में एक मैगजीन के अंदर छपवाता है और उसका नाम है नैरेटिव ऑफ वेरियस जर्नीज बलूचिस्तान, अफगानिस्तान, एंड पंजाब। ठीक है, इस नाम से क्या है, ये अपनी जानकारियां थी को पब्लिश करवाता है। ये तो क्या हुई चार्ल्स मैसन के बारे में बात है, और यहाँ से क्या है सिविलाइजेशन है उसके बारे में बात होती है। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं नंबर 2 के अंदर, और उस व्यक्ति का नाम है जेम्स बर्न्स। ये भी इस कर्मचारी है, और होता क्या है कि जो अफगानिस्तान का क्षेत्र है को हथियाने के लिए या उसके ऊपर अधिकार जताने के लिए ब्रिटिश आर्मी है या हम कहें ब्रिटिश सत्ता है, वो आगे बढ़ने का प्रयास करती है, और जेम्स बर्न्स है उसको वहाँ पर नियुक्त किया जाता है। एक अधिकारी के तौर के ऊपर जेम्स बर्न्स को पाकिस्तान का क्षेत्र है उसमें किया जाता है। ठीक है, ऐसे में ये क्या करता है कि पुरातात्विक चीज़ों में या पुरातात्विक हम कह सकते हैं पुरातत्व में इसकी रुचि थी।
होने के कारण ये भी क्या है, कुछ खोज संदर्भ कह सकते हैं, खोज वगैरह या कुछ साक्ष्य जुटाने का प्रयास करता है कि प्राचीन सिविलाइजेशन वगैरह से संबंधित जानकारियां जुटाने का प्रयास करता है। और इसी संदर्भ में इसको भी क्या है, वहां से यानी जो चार्ल्स मैसन को कुछ साक्ष्य मिले थे, उसी कार्य को ये क्या है, आगे बढ़ाता है। यानी चार्ल्स मैसन ने कुछ किला वगैरह देखा था, उसी के संदर्भ में ये क्या है, जानकारियां जुटाता है और उस क्रम को आगे बढ़ाता है। और बाद में होता ये है कि इन सब जानकारियों को, एक बुक है इनकी, ट्रेवल्स टू हारा, ठीक है, इसमें क्या है, पब्लिश करवाता है। और ये सब जो घटनाएं हो रही हैं, ये है 1831 से लेकर के 34 तक, ठीक है। यानी जल्दी क्या है, इनकी आती है और थोड़े समय में क्या है, ये वहाँ पर रहते हैं, थोड़ा समय ये वहाँ रहते हैं और इसी समय में ये वहाँ से या हम कह सकते हैं हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में जानकारियाँ प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, हमने पहले चार्ल्स मैसन के बारे में देखा और उसके बाद में जेम्स बर्न्स के बारे में। आगे जो व्यक्ति है के बारे में देखते हैं। ये है अलेक्जेंडर कनिंघम, यानी नंबर 3 के अंदर जिस व्यक्ति का नाम आता है वो अलेक्जेंडर। लोग बात कर रहे हैं हड़प्पा सभ्यता की खोज के बारे में। अलेक्जेंडर कनिंघम का जो करियर है या इनका जो जीवन है वो अभियांत्रिकी के संबंध में जुड़ा हुआ था। यानी ये ब्रिटिश आर्मी के अंदर इंजीनियर थे, ठीक है। यानी ब्रिटिश राज के अंदर, या हम कह सकते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी का जो समय है के अंदर, ये इंजीनियर के तौर के ऊपर कार्य कर रहे थे। और बाद में क्या है कि रुचि पुरातत्व व शास्त्र में होने लगती है। अब इसी क्रम में होगा क्या कि जेम्स मैसन ने हड़प्पा के बारे में कुछ जानकारियां दी, जेम्स बर्न्स ने चार्ल्स मैसन ने हड़प्पा के बारे में जानकारी दी और उसके बाद में जेम्स बर्न्स ने साक्ष्य जुटाने का प्रयास किया, अपनी बुक्स में उसके बारे में जानकारी दी। उसके बाद में होता यह है, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अलेक्जेंडर कनिंघम जो हड़प्पा नामक स्थल है पाकिस्तान के पंजाब में, वहां का दौरा करता है। ठीक है, हड़प्पा स्थल का दौरा करता है और लगातार 3 यात्राएं करता है। ठीक है, यानी 3 बार वहां पर बार बार जाता है और वहां से साक्ष्य जुटाने का प्रयास करता है। सबसे पहले ये 1853 के अंदर जाते हैं, उसके बाद में 1856 के अंदर, और नंबर 3 के अंतर्गत 1872-73, यानी 3 बार ये क्या है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी जुटाने का प्रयास करते हैं। पहली बारी 1853 के अंदर जब ये हड़प्पा जाते हैं तो इनको क्या है, कुछ ज़्यादा सफलता प्राप्त नहीं होती है। पहली यात्रा के अंदर तो वहाँ से कुछ साक्ष्य वगैरह नहीं मिलते हैं।
लेकिन जब ये 1856 के अंदर दोबारा यात्रा करते हैं तो इनको कुछ सफलता हाथ लगती है, और उस सफलता के अंदर होता ये है कि इनको वहाँ से मोहरें मिलती हैं। ठीक है, मोहरों से मतलब ये है कि हम लोग आज भी देखते हैं कि सामान की पैकिंग के ऊपर हमें उसका स्टैंप दिखाई देता है, या और भी सारी चीज़ें के ऊपर सिक्योरिटी के लिए, या संस्था के बारे में जानकारी के बारे में, या उसका स्पेशल होता है पिक के रूप में जो स्टैंप लगाया जाता है और बोला जाता है। तो यहाँ जो कनिंगम है उनको भी क्या है, यहाँ से प्राप्त होती है, मोहरें प्राप्त होती हैं। ठीक है, अब होता ये है कि यहाँ से इनको मोहरें प्राप्त हो गई, लेकिन होता ये है कि ये जो मोहरें हैं इसमें होता ये है, ऐसी ही मोहरें मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वहाँ से भी प्राप्त होती है। कहने का मतलब कि इनको जो मोहर मिलती है वो बिना कुबड़ वाले सांड की मिलती है, बिना कुबड़ वाला सांड। और जो मोहर इनको मिलती है वैसी मोहरें मेसोपोटामिया की मिलती है। ठीक है, तो संभावना व्यक्त की जाती है या इनके द्वारा ऐसी सोच बना ली जाती है, हो सकता है मेसोपोटामिया के लोगों के द्वारा यहाँ पर कोई सभ्यता का निर्माण किया गया हो, या व्यापार वाणिज्य के माध्यम से मोहर यहाँ पर आई हो। ठीक है, तो ये चीज़ें क्या है फिर यहीं पर समाप्त हो जाती हैं। अलेक्जेंडर कनिंगम के बारे में बात करें तो के बारे में हम लोग कह सकते हैं कि ये भारतीय पुरातत्व के पिता थे। ठीक है, यानी इन्हीं के प्रयासों से क्या होता है, 1861 में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की जाती है। उस समय वायसराय थे कर्जन। ठीक है, कर्जन के समय 1861 में कनिंगम के नेतृत्व भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की जाती है। ठीक है, और काफ़ी लंबे समय तक ये भारतीय पुरातत्व विभाग के निदेशक रहते हैं। बाद में होता यह है, थोड़े समय के लिए जो भारतीय पुरातत्व विभाग है वो बंद कर दिया जाता है। उसके बाद में तो 2 में जब सॉरी 1861 में जब कैनिंग वायसराय थे तब भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की जाती है और निदेशक बनाया जाता है अलेक्जेंडर कनिंगम को। थोड़े समय के लिए वित्तीय घाटे के कारण या सरकार के पास पैसों की कमी होने के कारण पुरातत्व विभाग को खत्म कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। लेकिन जब कर्जन भारत में वायसराय बनकर के आते हैं तो 1902 में फिर इसको दोबारा से भारतीय पुरातत्व विभाग को शुरू किया जाता है, और इसके बाद में जिस व्यक्ति को ये नेतृत्व दिया जाता है या एएसआई का निदेशक बनाया जाता है वो है सर जॉन मार्शल। ठीक है, तो बात करते हैं सर जॉन मार्शल के बारे में। सर जॉन मार्शल तो 2 में कर्जन के समय एएसआई के निदेशक बनते हैं,
और उसके बाद में क्या है, भारतीय पुरातत्व संबंधित खोजें हो रही थी, के द्वारा आगे बढ़ाया जाता है। ठीक है, होता यह है कि हम लोग सभ्यता के बारे में बात कर रहे हैं। हमने देखा चार्ल्स मैसन के बारे में, उसके बाद में हमने वंश के बारे में बात की, और उसके बाद में कनिंघम महोदय के बारे में हमने बात की। इन लोगों ने जो हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में जो शुरुआत की थी या साक्ष्य जुटाने का प्रयास किया था, उसको आगे बढ़ाते हैं, या हम कहें कि जो एक बड़ी उपलब्धि है वहाँ तक पहुँचाने का कार्य सर जॉन मार्शल द्वारा किया जाता है। तो 2 में निदेशक बनते हैं, और उसके बाद में होता यह है कि लगातार खोजों, दाई और साक्ष्य जुटाने के कारण होता यह है कि 1921 में हड़प्पा नामक स्थल खोजा जाता है। दयाराम साहनी के नेतृत्व में, और उसके बाद में 1922 में मोहनजोदड़ो नामक स्थल की खोज की जाती है, दाखलदास बनर्जी के नेतृत्व। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हमने क्या देखा, खुदाई के संदर्भ में, सॉरी खोज के संदर्भ में। क्रम में एक से हमारी छूट गई है, और वो थी बर्टन बंधु। बर्टन बंधु ये रेलवे इंजीनियर थे, और होता ये है कि जब ब्रिटिश काल के दौरान कराची से लाहौर के बीच रेलवे लाइन डाली जा रही थी, उस दौरान होता ये है, जो मजदूर थे वहाँ पर, तो वहाँ से बहुत सारी ईंटें मिलती, पाकिस्तान का जो हड़प्पा क्षेत्र है वहाँ से, और के द्वारा फिर सूचित किया जाता है कि हमें यहाँ पर कुछ चीज़ें प्राप्त हुई है। ठीक है, तो हो सकता है यहाँ पर कोई प्राचीन सभ्यता रही हो, या फिर कोई यहाँ पर आवासीय बस्ती रही हो। ये भी क्या है, एक कह सकते हैं छोटी उपलब्धि है, जो साक्ष्य के तौर के ऊपर हमें मिलती है। ठीक है, यहाँ पर हमने खोज के संदर्भ में सबसे पहले हमने परिचय के बारे में देखा। परिचय के अंतर्गत हमने देखा कि चार्ल्स मैसन हड़प्पा सभ्यता, सॉरी हड़प्पा सभ्यता है, शुरुआती का जो शुरुआती चरण है खोज, पहले व्यक्ति हैं, और हड़प्पा नामक स्थल पर जाते हैं, वहाँ की यात्रा करते हैं, वहाँ पर वहाँ से कुछ साक्ष्य जुटाने का प्रयास करते हैं, और अपनी पुस्तक नरेटिव ऑफ वेरियस जर्नीज अफगानिस्तान एंड पंजाब में प्रकाशित करते हैं। उसके बाद में और ब्रिटिश कर्मचारी हैं, उनका नाम है वंश। ये भी जब इनको अफगानिस्तान क्षेत्र में कार्य करने का मौका मिलता है, तब वहाँ पर इनकी भी क्या है, पुरातत्व के संदर्भ में रुचि थी, या कह सकते हैं एटिक और आर्कियोलॉजिकल के हैं इंटरेस्ट था, और इन्होंने क्या है वहाँ पर सभ्यता से संबंधित जानकारी प्राप्त की, और बाद में अपनी पुस्तक ट्रेवल्स धारा को प्रकाशित करवाते हैं। इसी क्रम में तीसरे नंबर पर एक महत्वपूर्ण आते हैं, उसका नाम है अलेक्जेंडर कनिंघम। कनिंघम ब्रिटिश अधिकारी थे, या हम कह सकते हैं इंजीनियरिंग विभाग में काम करते थे, और इनकी भी क्या है पुरातात्विक चीज़ों
काफ़ी रुचि। ये भी क्या है, हड़प्पा स्थल का दौरा करते हैं और वहाँ से क्या है, वो मोहरें वगैरह प्राप्त होती, लेकिन ये किसी निष्कर्ष के ऊपर नहीं पाते हैं। ठीक है, का की जो संभावनाएं होती हैं वहाँ तक पहुँच हो सकता है कि जो मेसोपोटामिया है वहाँ के लोग यहाँ व्यापारिक उद्देश्य से या फिर किसी और कारण से आए हों, या उन्होंने यहाँ आकर के बसाई हो, तो हो सकता है की मोहरें हो सकती है। ठीक है, इसी क्रम में हमने देखा बर्टन बंधुओं के बारे में। बर्टन बंधु रेलवे इंजीनियर थे। ठीक है, इनको भी वहाँ से ईंटें वगैरह प्राप्त होती। और सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया वो था सर जॉन मार्शल ने। सर जॉन मार्शल ने लगातार हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, जो अभी पाकिस्तान के अंदर हैं, यहाँ की खुदाई की, यहाँ से साक्ष्य जुटाने का प्रयास किया और इनको बड़ी सफलता 1922 में मिलती है। 1921 में दयाराम साहनी के नेतृत्व हड़प्पा की खुदाई होती है और वहाँ से हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। और उसके बाद में 1922 में है मोहन जोदड़ो। ठीक है, वहाँ से भी प्राप्त होती है। ठीक है, उसके बाद में भी अन्य विद्वानों, मार्टिमर व्हीलर है, ठीक है, मैके है, ने इन खुदाई की, यहाँ से बड़ी मात्रा में हासिल की। ये तो थी हड़प्पा सभ्यता खोज के बारे में। अब देखते हैं हम लोग सभ्यता का दूसरा बिंदु, और वो है इस सभ्यता का नामकरण। ठीक है, किसी भी सभ्यता जब खोज होती है तो उसका एक उपयुक्त नाम रखा जाता है। ठीक है, तो इसी संदर्भ में हम लोग बात कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता है के नाम के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता के दो तीन महत्वपूर्ण नाम मिलते हैं। इसमें नंबर एक है हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, इस सभ्यता का हड़प्पा सभ्यता नाम रखने का जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है वो ये है कि हड़प्पा नामक स्थल की हड़प्पा नामक स्थल की सर्वप्रथम खोज की गई। सर्वप्रथम खोज की गई। ठीक है, तो विद्वानों का मत है कि जिस सभ्यता के सबसे पहले स्थल को खोजा जाता है उसी के नाम के ऊपर क्या है, उस सभ्यता का नाम रख दिया जाता है। तो बहुत सारे विद्वान इस नाम को लेकर के मत है, और सबसे प्रमाणिक, या हम कह सकते हैं सबसे उपयुक्त नाम भी यही है। ठीक है, एक नाम तो हमें मिलता है हड़प्पा सभ्यता। दूसरा जो नाम मिलता है वो है सभ्यता। ठीक है, सिंधु सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता। ये नाम सर जॉन मार्शल के द्वारा रखा जाता है। ठीक है, और इसके पीछे लॉजिक ये है कि जो सिंधु नदी है पाकिस्तान के अंदर, वह उसकी जो सहायक नदियां हैं, ठीक है, सहायक नदियों के अंदर रावी है, झेलम है, ब्यास है, सतलुज है, नाव है। ठीक है,
इन्हीं नदियों के सहारे क्या है, सभ्यता के शुरुआती जो स्थल हैं वो प्राप्त होते हैं। यानी जो प्रारंभिक खोजें होती हैं वो या खुदाई होती है वो क्या है, ज़्यादातर सिंधु सभ्यता के जो स्थल हैं वो नदी के किनारे और उसकी जो सहायक नदियां हैं वहीं पर मिलते हैं। कारण से क्या है, सभ्यता का नाम रखा जाता है सिंधु सभ्यता। ठीक है। नंबर 3 के अंदर जो नाम मिलता है वो है सिंधु सरस्वती नदी घाटी सभ्यता। ठीक है, ये नाम भी इस सभ्यता का मिलता है। उसके पीछे कारण क्या है कि आज़ादी के बाद यानी 1947 के बाद में होता ये है कि जब भारत और पाकिस्तान की विभाजन हो जाता है तो बहुत सारे जो महत्वपूर्ण स्थल थे वो चले जाते हैं पाकिस्तान में, और आज़ादी के बाद में भारत में एक नए सिरे से खुदाई होती है। और उस खुदाई के दौरान होता ये है कि बड़ी संख्या में जो इस सभ्यता के स्थल पाए जाते हैं वो सरस्वती नदी व उसकी सहायक नदी, ठीक है, घग्गर, हाकरा, ये जो सहायक नदियां हैं इनके किनारे या हम कह सकते हैं इन नदियों के पास में ये स्थल पाए जाते हैं। जैसे बात करें तो भारत के अंदर बहुत सारे बड़ी संख्या के अंदर हमें स्थल प्राप्त होते हैं। वो गुजरात में प्राप्त होते हैं, राजस्थान में प्राप्त होते हैं, और तो हरियाणा है उसमें हमें बहुत सारे स्थल प्राप्त होते हैं, पंजाब में प्राप्त होते हैं। ठीक है, लेकिन की जो सबसे ज़्यादा संख्या है वो मिलती है हमें सरस्वती और उसकी सहायक नदियों के किनारे। विद्वानों का मत है एक नाम ये भी हो सकता है तो सरस्वती नदी घाटी सभ्यता। इस तरीके से इसके नामकरण की अगर हम लोग बात करें तो हमें 3 नाम मिलते हैं। एक हड़प्पा सभ्यता, ठीक है, दूसरा सिंधु सभ्यता, और तीसरा नाम मिलता है वो है नदी घाटी सभ्यता। लेकिन विद्वानों में सबसे ज़्यादा उपयुक्त नाम विद्वानों के अनुसार माना गया है वो है हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं इस सभ्यता के एक अगले महत्वपूर्ण बिंदु के ऊपर, और वो है सभ्यता का काल निर्धारण। ठीक है, टाइम पीरियड, सभ्यता का उपयुक्त टाइम क्या था, विद्वानों का क्या मत है, तो समझने का प्रयास करते हैं। देखो, काल निर्धारण के अंतर्गत अलग अलग विद्वान क्या है, अलग अलग समय बताते हैं। सबसे पहले हम लोग काल निर्धारण के अंतर्गत देखें तो एक पद्धति है उसका नाम है कार्बन डेटिंग पद्धति। ठीक है, कार्बन डेटिंग क्या है, जो जीवाश्म यानी जमीन के अंदर जो जीवाश्म दबे हुए हैं उनकी अगर आयु 50,000 वर्ष तक है तो के माध्यम से उनकी एज ज्ञात हो सकती है। ठीक है, इस पद्धति के माध्यम से क्या है, हड़प्पा सभ्यता का जब काल निर्धारण किया जाता है तो हमें 3 चरण प्राप्त होते हैं। ठीक है, एक अर्ली स्टेज है, एक मैच्योर है, और एक लेटर हड़प्पा है। ठीक है, यानी नंबर आता है मैच्योर हड़प्पा का, परिपक्व हड़प्पा, और लेटर के अंदर उत्तर हड़प्पा काल है।
के बारे में इसमें बात की गई। अर्ली स्टेज है, उसके अंतर्गत जो समय बताया गया है वो है 3200 ईसा पूर्व से लेकर के 2600 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व का काल इसमें बताया गया है। और मेच्योर जो एज है के अंदर 2600 ईसा पूर्व से लेकर के 1900 ईसा पूर्व का समय बताया गया है। और लेटर के अंदर 1900 से 1300 बीसी का समय बताया गया है। ठीक है, जो पद्धति है कार्बन डेटिंग पद्धति, इसके अंदर 3 चरण बताए गए हैं। पहला चरण है अर्ली स्टेज यानी प्राक हड़प्पा काल, दौरान इस सभ्यता का निर्माण हो रहा था, या जो इसका शुरुआती चरण है इसके बारे में बात की गई है। 3200 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व का समय इसमें बताया गया है, जब ये सभ्यता अपने परिपक्व चरण में थी। यानी यहाँ हमें नगरीकरण वगैरह देखने को मिलता है, व्यापार वाणिज्य की अच्छी है, कलात्मक वस्तुएं यहाँ से प्राप्त होना शुरू हो। तो वो जो समय है वो है 2600 ईसा पूर्व से लेकर के 1900 ईसा पूर्व का। ठीक है, बाद में होता यह है कि 1900 ईसा पूर्व के बाद में सभ्यता का धीरे धीरे पतन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये जो लेटर एज है 1900 से 1300 ईसा पूर्व क्या है, ये सभ्यता धीरे धीरे पतन की ओर अग्रसर हो जाती है। तो 3 चरण हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। वर्तमान में जो एनसीईआरटी है, सॉरी अभी की जो नई एनसीईआरटी है वो इस डेट को फॉलो करती है। ठीक है, 2600 ईसा पूर्व से लेकर के 1900 ईसा पूर्व। कई बार पूछा जाता है एग्जाम में कि हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण या कालक्रम क्या है। में आप एनसीईआरटी को अगर ये समय दिया गया है 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व, तो आप नई एनसीईआरटी के अनुसार तो आप सही कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी जो तिथि दी गई है वो है सर जॉन मार्शल द्वारा। जॉन मार्शल द्वारा, और इन्होंने दी है वो है 3250 ईसा पूर्व 2750 ईसा पूर्व। ठीक है, ये सर जॉन मार्शल के द्वारा तिथि दी गई है, लेकिन ये बाद में कहते हैं तिथि को कि समग्र उत्थान और पतन के साथ में जोड़ा जाए। ठीक है, सर जॉन मार्शल के बारे में हमने पहले भी बात की है कि व्यापक क्षेत्र में इन्होंने कार्य किया था। कई स्थलों का खुदाई से संबंध में या हम कहते हैं जानकारियां जुटाने के काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान था। ठीक है, तो इनके द्वारा जो तिथि दी जाती है वो है 3250 ईसा पूर्व से 50 ईसा पूर्व। एक और विद्वान है, उसका नाम है मार्टिमर व्हीलर। ठीक है, और ये तिथि देते हैं वो है 2500 से लेकर के 1500 तक। ठीक है, और मार्टिमर व्हीलर हैं, इन्होंने कार्य में काफ़ी महत्व दिया था। ठीक है, और इनकी एक पुस्तक भी है आर्कोलॉजिकल सर्वे बाय आर्कोलॉजिकल सर्वे इन पाकिस्तान। ठीक है, इन्होंने जो तिथि दी है वो है 2500 बीसी से लेकर के 1500 बीसी, और उसके पीछे तर्क देते हैं, कारण के पीछे तर्क देते हैं। ये कहते हैं कि 2350 ईसा पूर्व के अंदर मेसोपोटामिया के अंदर
जो सारगोन वंश है के साथ में हड़प्पा सभ्यता के व्यापारिक संबंध थे। ठीक है, यानी 2350 ईसा पूर्व के आसपास मेसोपोटामिया के जो सारगोन वंश के शासक हैं साथ में हड़प्पा सभ्यता के व्यापारिक संबंध थे। कारण से जो हड़प्पा सभ्यता है उसका इन्होंने निम्न चरण यानी शुरुआती चरण माना 25 ईसा पूर्व, और फिर धीरे धीरे 1520 के आसपास से ये कहते हैं सभ्यता का पतन हो गया। पतन के पीछे भी ये कहते हैं इस समय भारत में आर्यों का आगमन शुरू हो जाता है, और आर्यों के आगमन के कारण क्या होता है, हड़प्पा सभ्यता का पतन होता है। मार्टिमर टिलर के बाद में जो व्यक्ति हैं उसका नाम है डीपी अग्रवाल। डीपी अग्रवाल जो तिथि देते हैं वो है 2350 से लेकर के 1750 ईसा पूर्व। ठीक है, डीपी अग्रवाल का मानना है कि 2350 ईसा पूर्व में हड़प्पा सभ्यता अपनी उन्नत अवस्था में यानी परिपक्व चरण में प्रवेश कर जाती है, और 1750 तक वो इस परिपक्व चरण में रहती है। उसके बाद में धीरे का पतन होना हो जाता है। ठीक है, तो ये जो तिथि दी गई है ये डीपी अग्रवाल महोदय द्वारा। पुरानी जो एनसीईआरटी है वो भी इसी तिथि को मानती है। ठीक है, पुरानी एनसीईआरटी जो तिथि मानती है वो 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक को मानती है। एक विद्वान और हैं मैके महोदय, इन्होंने क्या है मोहनजोदड़ो की खुदाई में बड़ी भूमिका निभाई थी। ठीक है, तो मैके जो तिथि देते हैं वो है 2800 ईसा पूर्व से लेकर 2500 ईसा पूर्व। ठीक है, ये थे महत्वपूर्ण काल निर्धारण से संबंधित। ज़्यादातर जो विद्वान है वो जिस तिथि के ऊपर या जिस टाइम पीरियड के ऊपर सहमत है 26 से 19 ईसा पूर्व। ठीक है, यानी अभी जो वर्तमान में एनसीईआरटी जो को क्या है माना जाता है, यानी हमने जो कार्बन डेटिंग देखी थी परिपक्व चरण था। 2600 ईसा पूर्व तो ईसा पूर्व। ठीक है, ये क्या है ज़्यादातर विद्वानों की सहमति है या उनकी मान्यता है। दौरान क्या है हड़प्पा सभ्यता अपने या मैच्योर, ये सारी चीज़ें हमने किससे हड़प्पा सभ्यता के काल निर्धारण के संदर्भ में। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग आगे सिंधु सभ्यता के निर्माता। सभ्यता के निर्माता कौन थे, यानी किन लोगों का ये क्रिएशन था, किन लोगों के द्वारा ये सभ्यता बसाई गई है, कौन कौन सी प्रजातियां यहाँ पर मिलती हैं, के बारे में बात करते हैं। दोस्तों होता क्या है हड़प्पा सभ्यता की या इस सभ्यता की जब खुदाई होती है तो हमें 4 प्रजातियों के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, सबसे पहले जो प्रजाति है वो है प्रोटो ऑस्ट्रलाइड। ठीक है, ये सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता में या सिंधु घाटी सभ्यता में आने वाली प्रजाति थी। सबसे पहले सभ्यता में जो प्रजाति आती है उसका नाम है प्रोटो ऑस्ट्रलाइड। इस प्रजाति
के बारे में अगर वर्तमान में इसके बारे में बात की जाए कि उत्तर भारत, मध्य भारत में जो एससी और एसटी कम्युनिटी है उस रूप में हमें प्राप्त होती है। यानी वर्तमान में जो एससी और एसटी है, एससी एसटी प्रजाति है, वो इसी प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड नस्ल है। ठीक है। दूसरी जो प्रजाति यहाँ पर मिलती है वो है मध्य सागरीय टेरियन, और इनको द्रविड़ भी बोला जाता है। ठीक है। और विद्वानों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता के निर्माता यही लोग थे। काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के निर्माता कौन थे। वो थे मध्य सागरीय या द्रविड़। ठीक है। और वर्तमान में अगर इनकी बात की जाए, वर्तमान में ये दक्षिण भारत में पाए जाते हैं। ठीक है। नंबर 3 की बात करें, यहाँ पर जो प्रजाति पाई जाती है उसका नाम है मंगोलाइड। इस प्रजाति की अगर वर्तमान में स्थिति की बात की जाए तो जो उप हिमालयी क्षेत्र हैं, उप हिमालयी क्षेत्र, वहाँ पर ये प्रजाति पाई जाती है। ठीक है। ये मंगोलाइड जो प्रजाति है उसके अवशेष भी घाटी सभ्यता से प्राप्त होते हैं। नंबर 4 की बात करें तो वो प्रजाति है अल्पाइन। ठीक है। और अल्पाइन की अगर बात करें वर्तमान में तो सिंध प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र व कर्नाटक, इन राज्यों के अंदर ये जो अल्पाइन प्रजाति है ये वर्तमान में पाई जाती है। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, जो सिंधु सभ्यता के निर्माता है या यहाँ पर जो प्रजातियाँ पाई गई है के बारे में। इन प्रजातियों के अंतर्गत हमने बात की, सबसे पहले जो प्रजाति आती है उसका नाम है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। सबसे पहले आती है, वर्तमान में ये उत्तर और मध्य भारत में एससी एसटी के रूप में प्राप्त होती है या मिलती है। दूसरी प्रजाति है भूमध्य सागरीय। ठीक है, इसको द्रविड़ भी बोलते हैं। और विद्वानों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता के निर्माता भी यही थे। ठीक है, भूमध्य सागरीय या द्रविड़ प्रजाति के लोगों द्वारा हड़प्पा सभ्यता का निर्माण किया गया था। वर्तमान में ये जो प्रजाति है ये दक्षिण भारत में पाई जाती है। तीसरी जो प्रजाति यहाँ पर पाई जाती है उसका नाम है मंगोलाइड। ठीक है, हो सकता है व्यापार वाणिज्य के कारण लोग घाटी सभ्यता के जो स्थल हैं वहाँ पर आए हों और कारण से इन हो गई, वहाँ पर दफन हो गए। ठीक है। वर्तमान में ये जो लोग हैं या ये जो प्रजाति है, उप हिमालयी जो प्रदेश हैं, हम कह सकते हैं कि तिब्बत है, भूटान है, सिक्किम है। ठीक है, इन प्रदेशों में क्या है कि मंगोलाइड प्रजाति पाई जाती है। नंबर 4 के अंदर अल्पाइन प्रजाति है और इस प्रजाति के अवशेष हमें यहाँ मिलते हैं। वर्तमान में अल्पाइन प्रजाति की बात की जाए, सिंध प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक राज्यों के अंदर ये जो प्रजाति है इसके लोग या इस ये थे सभ्यता के निर्माता संबंध में, क्या हम कह सकते हैं कि यहाँ से कौन कौन सी प्रजातियाँ प्राप्त होती हैं के बारे में। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के उद्भव के बारे में। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का उद्भव। उद्भव यानी इस सभ्यता का जो ओरिजिन है वो कैसे हुआ या किन लोगों के द्वारा ये सभ्यता बसाई गई के बारे में। बहुत सारे जो विद्वान हैं वो मानते हैं कि सभ्यता है ये आयातित सभ्यता थी। आयातित से बाहर से लोग यहाँ पर आए
और उन्होंने क्या है इस सभ्यता का निर्माण किया। विद्वानों का मानना है मेसोपोटामिया मेरियन जो सभ्यता है वहाँ के लोग यहाँ आते हैं और उनके द्वारा इस सभ्यता का निर्माण किया गया। तो दूसरा मत है, उसका मानना है कि नहीं, ये सभ्यता यहाँ की जो छोटी छोटी स्थानीय संस्कृतियाँ थी, ठीक है, ईरानी, लूच, कोटदीजी, ठीक है, सोती सभ्यता, इन सभ्यताओं के माध्यम से निर्माण किया गया था। कि धीरे धीरे क्या है छोटी ही एक सभ्यता के रूप में विकसित होती है। समझते हैं इसको। उद्भव के संबंध में या ओरिजिन के संबंध में दो मत हैं। दो मत हैं, एक विदेशी यानी इनको सभ्यता के निर्माताओं को विदेशी मानता है, एक मत है जो है स्थानीय। सबसे पहले हम लोग विदेशी मत इस मत को जो मानने वाले हैं कि अगर समर्थकों की बात करें कि जो विद्वान है समर्थक के बारे में बात करें तो एक तो मार्टिमर व्हीलर हैं, गार्डन चाइल्ड हैं, क्रेमर हैं, डी भी हैं। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण विद्वान हैं। का मत है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो ओरिजिन है वो देसी सभ्यता द्वारा हुआ। और इन विद्वानों ने जो तर्क दिया है, ठीक है, वो ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता से मेसोपोटामिया की सभ्यता से का विकास हुआ। ठीक है, और कुछ तत्व मिस्र की सभ्यता से भी हासिल किए। तत्व मिस्र की सभ्यता से प्राप्त किए। ठीक है, और बदलती हुई परिस्थितियों में बदलती हुई परिस्थिति हड़प्पा सभ्यता का या घाटी सभ्यता का निर्माण किया। ठीक है, विद्वान है मार्टिमर व्हीलर, गार्डन चाइल्ड, क्रेमर, डी कोसाम्बी। और इन विद्वानों का मानना है कि जो हड़प्पा सभ्यता है उसका विकास मेसोपोटामिया की जो सुमेरियन सभ्यता है उससे हुआ है और कुछ तत्व इन्होंने सभ्यता से भी ग्रहण किए हैं और बदलती परिस्थितियों में क्या है हड़प्पा सभ्यता का निर्माण किया। लेकिन बाद में विद्वान का अध्ययन करते हैं तो बहुत सारे विद्वान क्या है की आलोचना भी करते हैं। ठीक है, और कहते हैं कि जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है, मेसोपोटामिया की सभ्यता और जो हड़प्पा सभ्यता है या सिंधु घाटी की सभ्यता है उसमें काफ़ी भिन्नता है। यानी यहाँ पर जो अवशेष मिलते हैं या इन दोनों सभ्यताओं की जो विशेषताएं हैं, चाहे वो जीवन हो, चाहे वो धर्म हो, चाहे वो व्यापार वाणिज्य हो, ठीक है, इन सब में हमें क्या है भिन्नता देखने को मिलती है। और भिन्नता के ऊपर जब बात आती है तो विद्वान तर्क देते हैं कि मेसोपोटामिया की तरफ सभ्यता
इन दोनों में जो भिन्नता है उसके आधार पर मान देखते हैं कि एक तो मेसोपोटामिया की जो लिपि है वो है तिलाक्षर लिपि, ठीक है। दूसरी तरफ हिंदू सभ्यता की जो लिपि है वो है चित्राक्षर, पिक्टोग्राफ बोलते हैं। यानी यहाँ पर चित्र के तरह के हमें अक्षर देखने को मिलते हैं। सिर्फ मेसोपोटामिया में हमें कील नुमा अक्षर देखने को मिलते हैं। एक तो क्या है, यहाँ पर ये भिन्नता देखने को मिलती है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो हड़प्पा सभ्यता में क्या है, व्यवस्थित नगर नियोजन देखने को मिलता है। यहाँ पर बहुत ही प्लान वे में एक जो व्यवस्थित आधुनिक है इस तरह का नगरीकरण सभ्यता में देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर मेसोपोटामिया में ऐसा नहीं है। यहाँ ज़्यादातर पक्की ईंटों का प्रयोग होता है घाटी सभ्यता में, और यहाँ पर कच्ची ईंटों का प्रयोग होता है, ठीक है। ये भी मत भिन्नता यहाँ पर देखने को। दूसरी तरफ यहाँ पर व्यवस्थित जल निकास प्रणाली हमें देखने को मिलती है। यानी नगरीकरण तो है ही व्यवस्थित, साथ साथ में नगरीकरण के अंदर जल निकास प्रणाली भी बहुत बेहतर सभ्यता, लेकिन मेसोपोटामिया के अंदर ये चीज़ें नहीं देखने को मिलती। यहाँ पर अस्त व्यस्त चीज़ें देखने को। सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर अगर बात की जाए तो दाग संस्कार पद्धति, ठीक है, बहुत ही सरल है। यहाँ की जो दाग संस्कार पद्धति है बहुत सरल है, ज़्यादा खर्चीली नहीं। लेकिन मेसोपोटामिया की बात की जाए, मेसोपोटामिया के अंदर होता यह है कि खर्चीली दाग संस्कार पद्धति है, ठीक है। हमें यहाँ पर दाग देखने को मिलते हैं। कहने का मतलब कि जैसे मेसोपोटामिया के अंदर हमें पत्थरों की एक बड़ी संरचना देखने को मिलती है जिसको दाग बोला जाता है। और मिस्र की अगर बात करें तो हमें वहाँ पर मम्मी जैसी आकृति देखने को। ये है कि जो मृतक होता है उसके ऊपर एक प्रकार का लेप किया जाता है और उसको लंबे समय तक क्या है सुरक्षित का प्रयास किया जाता है। लेकिन ये दोनों चीज़ें क्या है, काफ़ी खर्च। ऐसे में क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया दोनों के अंदर ही क्या है, काफ़ी चीज़ें हैं। यहाँ हमें मंदिर जैसी संरचना नहीं देखने को मिलती है सिंधु घाटी सभ्यता में। मेसोपोटामिया में हमें मंदिर जैसी संरचना देखने को। तो जो विद्वान ऐसा मानते हैं हड़प्पा सभ्यता का विकास मेसोपोटामिया की सभ्यता से हुआ, ऐसे में ये है बहुत सारे विद्वान हैं इस तर्क की आलोचना करते हैं और तर्कों के अंतर्गत बहुत सारे उदाहरण देते हैं। नहीं, हड़प्पा सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता दोनों काफ़ी अंतर देखने को। आगे हम बात करते हैं तो स्थानीय मत है, यानी सभ्यता को लोकल जो छोटी छोटी संस्कृतियां हैं उनसे सभ्यता का जो विकास मानते हैं तर्क के बाद। स्थानीय के अंतर्गत विद्वान है समर्थक की अगर बात की जाए तो अमलानंद घोष है, अग्रवाल है, एयर सर्विस है, हालचिन दंपति है। ये कुछ ऐसे विद्वान हैं इम्पोर्टेंट जो कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का जो विकास है वो स्थानीय संस्कृति से हुआ। तो ये तर्क देते हैं कि
स्थानीय संस्कृतियां जैसे ईरानी, लूच, मौथी, आमरी, ये जो संस्कृतियां हैं छोटी छोटी, यही क्या है बाद में परिपक्व होकर के सभ्यता का निर्माण करती है। ठीक है, क्या है, इन्हीं के माध्यम से एक बड़ी सभ्यता का निर्माण होता है। और कुछ तर्क हमें क्या हम कह सकते हैं, कुछ साक्ष्य भी ऐसे उदाहरण पेश किए जाते हैं जिनके माध्यम से, जैसे वो मिट्टी के बर्तन हैं, मिट्टी के बर्तनों पर फल के पत्तों का अंकन, तरह के उदाहरण हैं जो परिपक्व हड़प्पाई चरण में भी देखने को मिलते हैं। और ये जो छोटी छोटी संस्कृतियां हैं, इनमें भी हमें बहुत सारे ऐसे साक्ष्य हमें मिलते हैं जो क्या है, इन संस्कृतियों में और हड़प्पा सभ्यता का जो परिपक्व चरण था उनमें समान रूप से वो मिलते हैं। जैसे डीपी अग्रवाल है, डीपी अग्रवाल का मत है कि हड़प्पा सभ्यता का जो विकास है वो किसी या सभ्यता से नहीं हुआ था, बल्कि यहीं क्या थी माध्यम से ऐसा हुआ था। और अमलानंद घोष हैं, कई शोधों के माध्यम से, कई ऐसी रिसर्च इन्होंने की के माध्यम से साक्ष्य जुटाने का प्रयास किया कि हड़प्पा सभ्यता एक परिपक्व सभ्यता के रूप में हुई थी। ठीक है, ये हमने बात की हड़प्पा सभ्यता के उद्भव के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं सभ्यता के विस्तार के बारे में। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार काफी बड़ी सभ्यता थी। और जैसे हमने शुरू में हमने बात की, सभ्यता का जो विकास है भारत के पश्चिमी भाग में होता है। नॉर्थ वेस्टर्न जो पार्ट है में इस सभ्यता का विकास होता है। ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न का मतलब ये आपको मैप के अंदर दिख रहा होगा, ये गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और जो पाकिस्तान का क्षेत्र है वो दिखाई दे रहा है। ठीक है, हम और मैप बना करके ये भारत का मानचित्र। और इसका जो पश्चिमोत्तर भाग है की अगर हम लोग बात करें तो वाला जो क्षेत्र है, पहले जो पाकिस्तान था भारत का हिस्सा होता था, ये पश्चिमोत्तर भाग हो गया। ठीक है, इसके अंदर पंजाब, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, भाग यूपी का, राजस्थान, गुजरात और कुछ भाग महाराष्ट्र का। ठीक है, पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान का पंजाब प्रांत, पाकिस्तान, सिंध प्रांत। ठीक है, और कुछ क्षेत्र हमें प्राप्त होते हैं अफगानिस्तान से। इस काफी बड़े भूभाग के ऊपर क्या है, सिविलाइजेशन या हड़प्पा सभ्यता क्या है, फैली हुई थी। ठीक है, अगर देशों की बात करें तो 3 देशों के अंदर अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत, ये 3 देशों के अंदर ये सभ्यता
फैली हुई थी। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता भारत के पश्चिमोत्तर भाग में फैली हुई थी। ये भी सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का भारत के किस भूभाग में विकास होता है, तो वो है नॉर्थ वेस्ट वाला। ठीक है, कितने देशों में थी? भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, 3 देशों के अंदर ये सभ्यता फैली हुई थी। ठीक है, आगे अगर बात करें तो जो अफगानिस्तान है वाला क्षेत्र, अफगानिस्तान में हमें 2 केंद्र यहाँ पर मिलते हैं। एक का नाम है पोर्तुगुई और दूसरे का नाम है टिगाक। ठीक है, 2 केंद्र हमें प्राप्त होते हैं। बात करें पाकिस्तान की। पाकिस्तान के 3 प्रांत हैं, बलूचिस्तान, सिंध और एक है पंजाब। पाकिस्तान का बलूचिस्तान है, उसमें हमें बालाकोट, डाबरकोट, कागेंडोर इस तरह के स्थल प्राप्त होते हैं। ठीक है, यानी ये वाला जो क्षेत्र है इसमें हमें बालाकोट, कुल्ली, टू, बालाकोट, डाबरकोट इस तरह के स्थल हमें प्राप्त होते हैं। और जो सिंध प्रदेश है, सिंध प्रदेश के अंदर एक खासियत है, जो जोदड़ो टाइप के नाम आपको देखते, जैसे कौन जोदड़ो है, चनु सुदेर जोदड़ो है, आमरी है, कोट है, ये सारे स्थल हमें हैं सिंध प्रदेश में। ठीक है, पाकिस्तान के सिंध प्रदेश में। पंजाब, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की बात करें, एक महत्वपूर्ण जो स्थल मिलता है वो तो है हड़प्पा। ठीक है, हड़प्पा के अलावा भी यहाँ पर और बहुत सारे स्थल हमें प्राप्त होते हैं, जैसे गनेरी है, गुमला है। ठीक है, इस तरह के स्थल यहाँ देखने को मिलते हैं। बात करते हैं भारत की। भारत के 7 प्रांतों में ये सभ्यता फैली हुई थी। ठीक है, और इन प्रांतों की बात करें तो जेंडके है, पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है, गुजरात है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र। ठीक है, इन प्रांतों में क्या है, ये सभ्यता फैली हुई थी। सबसे ऊपर के पॉइंट की बात करें, यानी सबसे उत्तर में स्थल है, उसकी अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर में हमें प्राप्त होता है मांडा। ठीक है, ये चिनाब नदी के किनारे था और जम्मू, वर्तमान में जम्मू के पास में मांडा स्थल प्राप्त होता है चिनाब नदी के किनारे। ठीक है, यहाँ पर सबसे दक्षिण की बात करें तो स्थल हमें प्राप्त होता है, उसका नाम है दायमाबाद। ठीक है, और ये महाराष्ट्र में हमें प्राप्त होता है। नदी का नाम है प्रवरा। ठीक है, गोदावरी नदी की सहायक नदी है प्रवरा नदी, वहां पर हमें दायमाबाद नामक स्थल प्राप्त होता है, जो सबसे दक्षिण का बिंदु है। ऊपर से लेकर के नीचे तक की दूरी है वो लगभग 1400 किलोमीटर है। ठीक है, उत्तर में पूर्व में अगर बात की जाए, पूर्व में हमें जो स्थल प्राप्त होता है वो है आलमगीरपुर, और ये स्थल हमें प्राप्त होता है मेरठ में। ठीक है, मेरठ उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी के तट पर। और सबसे दक्षिण में जो स्थल प्राप्त सबसे पश्चिम में जो हमें स्थल प्राप्त होता है वो बलूचिस्तान में कागेंडोर, और ये दास्क नदी के ऊपर बसा हुआ था। ठीक है,
और यहाँ से आलमगीरपुर से लेकर के सुतका गेंडोर की जो है वो लगभग 1600 किलोमीटर। इस तरीके से क्या है कि काफ़ी विस्तृत सभ्यता थी। आगे अगर इस सभ्यता के अन्य महत्वपूर्ण विस्तार से संबंधित चीज़ों के ऊपर बात करें तो ये त्रिभुजाकार आकृति में थी, त्रिभुजाकार आकृति में। ठीक है, सबसे ज्यादा जो स्थल प्राप्त होते हैं वो है गुजरात में। ठीक है, हमने बात की हड़प्पा सभ्यता के विस्तार के बारे में। विस्तार के अंतर्गत था भारत का जो पश्चिमोत्तर भाग है वहाँ पर सभ्यता फैली हुई थी। भारत के 7 राज्यों में जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, इन प्रांतों में सभ्यता का विस्तार देखने को मिलता है। वर्तमान पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के 3 प्रांतों में पंजाब और बलूचिस्तान में इस सभ्यता के स्थल और अफगानिस्तान में सभ्यता के 2 केंद्र हमें मिलते हैं। का नाम है मुंडीगाक और नाम है सोर्तगुई। ठीक है, इस तरीके से क्या है कि काफ़ी विस्तार के बारे में बात की और विस्तार के अंतर्गत हमने देखा कि इसका सबसे पूर्वी जो केंद्र है वो है आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के अंदर। सबसे पश्चिमी केंद्र था वो था सुतका गेंडोर जो वर्तमान में पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, सबसे उत्तर का केंद्र है मांडा जम्मू के अंदर है और सबसे का जो केंद्र था वो था गायमाबाद महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है, इससे सभ्यता की जो आकृति बनती है यानी किस तरह से ये सभ्यता फैली हुई वो है त्रिभुजाकार आकृति में और सबसे ज़्यादा स्थल प्राप्त होते हैं गुजरात के अंदर। और इस तरीके से हमने देखा हड़प्पा सभ्यता के विस्तार के बारे में। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में नहीं, आगे हम अगली क्लास के अंदर सभ्यता के अन्य महत्व नगर नियोजन की विशेषताएं हैं, यहाँ का धर्म, सामाजिक जीवन, शिल्प, योग, व्यापार, वाणिज्य, इन सब के बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।